हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने बोहर्स पोस्टुलेट्स और उसके एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकता है हाइड्रोजन एटम को। इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा कि बोहर्स का पोस्टुलेट क्या है, जो पहला पोस्टुलेट्स है या पहला उसका एजम्पशन है वो क्या है, वो आपका क्लासिकल मॉडल है। तो बोहर फर्स्ट पोस्टुलेट्स इज सिमिलर टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहला मॉडल ये पहली चीज क्या है कि कोई एटम है स्फेरिकल शेप में, इसके सेंटर में टोटल मास इसका कॉन्सेंट्रेट होता है, पूरे एटम का मास यहीं सेंटर पर होता है। ये आपका रदरफोर्ड मॉडल है, उसी को अडॉप्ट किया बोहर्स ने। और इससे डिफरेंट डिस्टेंसेस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स पर। तो ये है आर, इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पीड है आपका वी, और इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये तभी पॉसिबल है। तो पोस्टुलेट नंबर वन and this postulates is similar to the Rutherford classical model, न्यूटोनियन मॉडल, कि इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका प्रोवाइडर कौन है, हु विल प्रोवाइडर, कौन प्रोवाइड करेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। The electrostatic force between the electron and nucleus provide the required centripetal force of revolving electron। पहला postulate है, it is just similar to the classical model या रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, उसका मास m है और इसकी स्पीड v है। मान लीजिए nth ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है तो mv² अपॉन rn। हियर vn एंड rn इज द वेलोसिटी एंड डिस्टेंस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए nth ऑर्बिट्स। तो और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइडर कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 इंटू Q2। Q1 का मतलब हुआ टोटल नेट मास ऑन द न्यूक्लियस ZE, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड R² N। तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ द बोहर्स एटॉमिक मॉडल एंड दिस पोस्टुलेट इज सिमिलर टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, इसको थोड़ा अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये R इससे कैंसिल हो गया, तो ये R को इधर ले जाएंगे तो mvn² rn, और यहाँ पर आ जाएगा ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ मुझे R रेडियस फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए nth ऑर्बिट। तो ये कितना हो जाएगा, Rn इक्वल्स टू ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये m एंड Vn²। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन एक को सिंप्लीफाई करके मैंने 1 लिख दिया। अब हमको निकालना है, हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू फाइंड द रेडियस ऑफ डिस्टेंस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। nth ऑर्बिट की रेडियस कितनी है वो फाइंड आउट करना है। अब पोस्टुलेट्स नंबर 2, पोस्टुलेट 2, मैंने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था, अगर कोई देखा नहीं तो उसको देख लीजिए जरूर। सेकंड जो पोस्टुलेट्स है ना स्टूडेंट, वो क्लासिकल मॉडल से रिलेटेड नहीं है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में या क्लासिकल फिजिक्स में
कंटिन्यूस फॉर्म में होता है हर चीज़, चाहे वो एनर्जी हो चाहे हर चीज़, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता है। तो सेकंड पोस्टुलेट्स क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट्स, MVR, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR, एन लिख दो nth ऑर्बिट के लिए, इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। तो स्टूडेंट मेरे कहने का मतलब इसके बारे में बता चुका हूं, फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूं। किसी भी ऑर्बिट में जो परमिटेड ऑर्बिट्स हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनकी जो एंगुलर मोमेंटम है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए nth ऑर्बिट will be integral multiple of h/2 pi, where h is Planck constant and n, the value of the n takes from 1, 2, 3 up to so on, n cannot 0, n 0 नहीं हो सकता। नेचुरल नंबर में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अगर n = 1 रखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एंगुलर मोमेंटम वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये आप क्लासिकल मॉडल है, और ये जो मॉडल है ना स्टूडेंट, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन in a nth orbits। तो ये हमारा क्लासिकल मॉडल है स्टूडेंट्स, और ये हमारा बोहर्स का पोस्टुलेट है जो रदरफोर्ड मॉडल्स के ही समान है। ये सेकंड जो पोस्टुलेट्स है वो क्वांटाइजेशन है, यानी एंगुलर मोमेंटम के कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होते हैं बल्कि डिस्क्रीट वैल्यू। एन रखोगे 1 तो ये आएगा, 2 रखोगे उसका 2 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स आएगा, यानी डिस्क्रीट वैल्यूज आएंगे, और ये फिक्स्ड वैल्यू रहेंगे एंगुलर मोमेंटम के। अब स्टूडेंट क्या करना है आपको, इक्वेशन अब ये जो इस कंडीशन को भी मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखो मैं कैसे, मेरे को चाहिए यहाँ पर Vn को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ से Vn की वैल्यू निकालेंगे तो Vn हो जाएगा स्टूडेंट्स NH/2 पाई तो है ही, और यहाँ V को छोड़ के M और Rn को नीचे ले जाएंगे तो MRn, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्लासिकल मॉडल और क्वांटम मॉडल को एक साथ ऐड करिए तो आपको बहुत ही यूजफुल रिजल्ट आएगा। वो आएगा रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए nth ऑर्बिट। और इसी रिजल्ट के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन ए फर्स्ट ऑर्बिट, इसको बोलते हैं लोवेस्ट ऑर्बिट, उसकी रेडियस कितनी होगी n = 1 के लिए, 2 के लिए कितनी होगी, ये सब आपको एग्जाम से पूछे जाते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे स्टूडेंट और हम रेडियस निकाल लेंगे। तो Vn की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो Vn एलिमिनेट हो जाएगा और जो भी आएगा रेडियस के फॉर्म में ही आएगा। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए अब ये सब मिटा देता हूँ, ये ऊपर का हेडिंग सब ये भी मिटा देते हैं, केवल इक्वेशन 1 और 2 को रखते हैं, तो हमारे पास कुछ बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। और इसी रिजल्ट के थ्रू न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। क्या आएगा देखिए, तो नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, तो Rn कितना आएगा देखिए स्टूडेंट, Rn ये है आपका ZE² / 4 पाई एप्सिलॉन m, और Vn² है तो इसको स्क्वायर करोगे और इसको रखोगे तो वैल्यू रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m² Rn² अपॉन, और ये n² h², ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें जो कैंसिल और हम कैंसिल कर दो, ये 4 इससे कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हुआ, पाई कैंसिल हो गया एक पाई से, m कैंसिल हो गया एक m से, तो और ये Rn भी कैंसिल होगा एक Rn से, तो ये हुआ। तो यहाँ बचेगा 1 = ZE² अपॉन Z² इंटू
यहाँ पर पाई बचा, फिर एम बचा, आर एन बचा, अपान यहाँ पर बचेगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। मुझे आर एन की वैल्यू चाहिए तो इसको यहीं छोड़ के बाकी सबको यहाँ शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा स्टूडेंट, देखिए मैं लिख रहा हूँ आर एन इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इधर जाएगा और ये सब नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपान, और ये सब नीचे आएगा पाई एम जेड ई स्क्वायर, पाई एम जेड ई स्क्वायर, ठीक बराबर, ये इतना हो गया। तो दिस इज द डिजायर एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। अब इसको थोड़ा सा सेटिंग करके लिखेंगे और कुछ अच्छी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब ये मिटा सकते हैं इसको, ये हमारा आर एन आ गया। इस आर एन से आपको क्या क्या चीज़ें पता चल रही है मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आर एन को मैं लिख सकता हूँ मैं एप्सिलॉन नॉट, ये तो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, और ये एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट, और ये पाई ये भी कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट नहीं है उसको बाहर निकालो। ये अब ये जो वैल्यू, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ये है क्या? ये कांस्टेंट वैल्यू है, और इसके बारे में दो फैक्ट है। फैक्ट नंबर 1, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखो, पाई सबकी वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। यानी ये जो इसका जो डायमेंशन होगा वो लेंथ के इक्वल होगा। लेंथ यानी रेडियस। इसको अगर हम नैनोमीटर में लिखना चाहें तो इसे लिखेंगे 0.053 नैनोमीटर। और यदि इसको हम ऐसा लिखना चाहेंगे पिकोमीटर में तो 53 पिकोमीटर। और आपको याद होगा कि 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻12 मीटर। तो ये जो यहां पर जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के बारे में पहली चीज, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट विल बी 0.53 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹। तो आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। फैक्ट नंबर 2, ये क्या है इसके बारे में? फैक्ट नंबर 2 जो कॉम्पिटिटिव लेवल में आता है कि अगर आपसे पूछा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, क्योंकि ये तो नंबर है, ये भी नंबर है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? द डायमेंशन ऑफ दिस होल कांस्टेंट विल बी इक्वल ऑफ द आर, यानी डिस्टेंस के इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। इसका अगर आपसे डायमेंशन पूछा तो पाई को तो हटा दो आप, पाई तो कांस्टेंट है, डायमेंशन ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट, और डायमेंशन ऑफ द मास ई स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल ऑफ द सिंपली एल। तो इस एक्सप्रेशन को स्टूडेंट मैंने इस तरीके से लिखा, कांस्टेंट को मैंने अलग कर दिया। जो एन है इसके बारे में बात करेंगे, जेड है ये एटॉमिक नंबर है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू 1 लेंगे, अभी इसके बारे में बात करते हैं। ये तो दो फैक्ट इसके बारे में पता चल गया हमको। अगर आपको जिससे एक्सप्रेस करना, नैनोमीटर में करना है तो 0.53, लेकिन बेसिकली हम करेंगे इसको या तो इससे करेंगे या तो फिर हम पिकोमीटर में लिखना चाहेंगे। चलो पिकोमीटर में लिखते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब चलिए इसको हम लिखने का तरीका बताते हैं, कैसे लिखोगे आप। देखिए इसको अब, हाँ इसको आपने नोट कर लिया है, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां पर जो हमारे पास मिलेगा आर एन, ये है डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस को ही बता रहा है, यानी आर नॉट। यहां पर आर नॉट की वैल्यू इज द 0.53 ये एंगस्ट्रॉम या 0.053 नैनोमीटर
या फिर 53 या 54, जो भी 53 पिकोमीटर। तो आर नॉट एंड एन स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। इसको आप अप्लाई कर सकते हो हाइड्रोजन लाइक एटम्स। आर नॉट की वैल्यू फिक्स है, हमेशा 53 pm लिखेंगे। एन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द एन? एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसकी वैल्यू नेचुरल नंबर से 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकता है, एन 1 2 3 अप टू जितना भी हो सकता है। जेड ये आपका है एटॉमिक नंबर। तो अब जैसे एग्जाम में आपको आएगा, जैसे क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन लाइक एटम्स। जैसे लिथियम में आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3। ये 2 अगर बाहर चले जाएं तो ये बन जाएगा लिथियम +2। तो इसमें अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये हाइड्रोजन एटम के सिमिलर हो गया, यानी हाइड्रोजन एटम टाइप का हो गया। ऐसे हीलियम हुआ, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए, तो हीलियम प्लस। तो इनके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? अगर लिथियम एटम के लिए लिखूं तो लिखूंगा फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फाइंड द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ द लिथियम एटम इन ए फर्स्ट ऑर्बिट। अगर ये आ गया एग्जाम में तो अब क्या लिखोगे? कुछ नहीं करना है, R1 लिखोगे, R0 और n की जगह फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है, n इक्वल्स टू 1 लोवेस्ट ऑर्बिट। और इस लोवेस्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी। एनर्जी के बारे में अलग से बात करेंगे। तो R0 आ गया, n की जगह 1 रखोगे क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में पूछ रहा है, 1 स्क्वायर। और Z कितना है? इसका एटॉमिक नंबर Z इक्वल्स टू 3, तो 3। और R1 इक्वल्स टू 53 पिकोमीटर डिवाइड बाय 3, ये 54 भी हो सकता है, तो ये 18 आ गया, 18 पिकोमीटर। तो स्टूडेंट्स, बोहर पोस्टुलेट को यूज करके हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना सकते हैं, वो है आपका रेडियस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए nth ऑर्बिट। Rn इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट इज द 53 पिकोमीटर एंड द डायमेंशन ऑफ दिस कांस्टेंट विल बी डायमेंशन ऑफ द लेंथ। क्लियर? अब चलिए हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अब इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां पर हाइड्रोजन एटम के लिए बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम में होगा क्या? इससे 2 चीजें और मालूम चल गई स्टूडेंट्स। ये जो एक्सप्रेशन है, इससे कुछ चीजें हमको फैक्ट नंबर 3 भी क्लियर, 2 फैक्ट तो बता दिया। 3, द रेडियस, इसको लिख लो, द रेडियाई ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी ऑर्बिट्स is are directly proportional to the square of the principal quantum number, square of the principal quantum number, principal quantum नंबर। यानी आपका जो Rn होगा ये तो कांस्टेंट हो गया, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, फिक्स वैल्यू सबके लिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सेकंड क्या है? फैक्ट नंबर 4, Rn is inversely proportional to the
एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो रेडियस कम होगा, है ना। जैसे लिथियम के लिए रेडियस बहुत कम होगा, हाइड्रोजन के कुछ ज़्यादा होगा, ऐसा। तो ये फैक्ट नंबर 3 और 4 है। तो अब हम लोग बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए जेड हो जाएगा 1 इन अ फर्स्ट ऑर्बिट, n इक्वल्स टू 1, वी टेक द n इक्वल्स टू 1, तो देन द फर्स्ट, द मोस्ट probable distance of electron from the nucleus in first orbit, then n equals to 1। तो क्या होगा देखिए स्टूडेंट्स, अब ये जो होगा इसको लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो R1 लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, R0 एज इट इज रहेगा। अच्छा, n की जगह हम 1 लेंगे, 1 स्क्वायर, जेड की जगह 1 स्क्वायर लेंगे, तो R0 कितना आ गया, R1 कितना आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी हाइड्रोजन एटम में, R0 की वैल्यू मैंने बताया 0.53 एंगस्ट्रॉम, या फिर हम लिख सकते हैं 53 पिकोमीटर। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन अ फर्स्ट ऑर्बिट इन केस ऑफ द हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी है, इस इतने डिस्टेंस पर उसकी प्रोबेबिलिटी है 53 पिकोमीटर या 0.53 एंगस्ट्रॉम। ऐसी अगर आप सेकेंड ऑर्बिट में ले जाओगे R2, तो ये हो जाएगा, ये 1 स्क्वायर ये तो छोड़ दो, तो ये हो जाएगा R0 और ये 2 स्क्वायर, यानी 4 टाइम्स ऑफ R0। अगर थर्ड ऑर्बिट के बारे में बात करें तो R0 तो रहेगा और ये 3, तो 3 स्क्वायर 9 R0। तो ये स्टूडेंट जो रदरफोर्ड मॉडल था, उस रदरफोर्ड मॉडल के बेसिस पे हम जो हाइड्रोजन एटम को एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका जो पहला जो रिजल्ट ये है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन nth ऑर्बिट। किसी भी nth ऑर्बिट का ये होगा, ये याद रख लीजिए। क्लियर? इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आप बना सकते हो, ये फार्मूला आपके पास आ गया। हाइड्रोजन लाइक कोई भी एटम, हीलियम होता तो हीलियम के लिए जेड 2 हो जाता, और हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इतना होगा, सेकंड के लिए, तो ये n की वैल्यू रखते जाओ, आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिजल्ट तो लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, इस रिजल्ट को हम लिख ही देते हैं, इसको सब मिटा देते हैं, केवल Rn की वैल्यू को रहने देते हैं, क्योंकि उसको हम अभी यूज करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात करेंगे, किसी भी ऑर्बिट्स में। तो हेडिंग डाल लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ revolving electron in nth orbits। अब तो बहुत जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो हमारा जो बोहर्स मॉडल का जो सेकंड पोस्टुलेट्स है कि किसी भी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इट इज डिनोटेड बाय द L, इसको कभी कभी I ओमेगा भी लिख सकते हैं इसको। I द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दियर ओन एक्सिस, ओमेगा द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, या फिर M V R, और ये होता है, ये जो वैल्यू होती है ये क्वांटाइज होती है NH/2π। ये
तो हम लोग इसको यूज करेंगे स्टूडेंट। देखिए हमको अब ये लिखेंगे एम वी एन, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट एंड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, और ये n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h इज द प्लैंक कांस्टेंट 2 पाई। बस आपसे निकल गया, वी एन आ जाएगा, वी एन को यहीं छोड़ो, वी एन तो एन एच अपॉन 2 पाई, और ये एम आर एन। ओके, तो अब यहां पर जो स्टूडेंट्स एन एच तो रहेगा ही, और 2 पाई एम आर एन की वैल्यू को उठा के यहां से रख दो यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो पाई से कैंसिल हो गया, एम इससे कैंसिल हो गया, एम कैंसिल हो गया, मतलब ऑर्बिटल स्पीड इलेक्ट्रॉन के मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब, क्योंकि मास तो और कहीं है ही नहीं। अच्छा, तो ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो सकता है? नहीं, और कुछ नहीं होगा, और कुछ हो रहा है, ये एन कैंसिल होगा, एच कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट जो है उसको लिख लेते हैं, फिर इसको यहां पर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर नीचे बचा 1/2, और यहां पर ये रिवर्स हो जाएगा, पूरी वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ये होगा जेड ई स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं बचा 2, और नीचे क्या बच रहा है? नीचे बच रहा है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एच एन, इतना ही बचा स्टूडेंट्स, है ना? और कुछ इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, एन एच अपॉन 2 पाई एम, तो ये हो गया आर एन की वैल्यू आर एन, ये हो गया पाई एम जेड ई स्क्वायर। ओके, बराबर है। तो वी एन कितना आ गया देखो स्टूडेंट्स, वी एन आ गया आपका, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है। इसका एक और भी तरीका बताऊंगा इसके बाद, पहले इसको कर ले। तो ये हो गया आपका ई स्क्वायर, और नीचे बचेगा 2, और एप्सिलॉन नॉट एच, ये इधर ऐसा बचा, और यहां पर बचा आपका जेड अपॉन एन। ये रिजल्ट आया, देख लीजिए, फिर से एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अब ये रिजल्ट आ गया, ये तो कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम बोलेंगे फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एच प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू मालूम है, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी, इसको बोलेंगे अल्फा जेड अपॉन एन, और इस अल्फा को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, वो आपको बता देता हूं, ये आपका हो गया है ना, सिंप्लीफाई हो गया ये सब। अब हम फाइनली उस रिजल्ट को लिखते हैं। तो यहां पर जो वी एन आ रहा है स्टूडेंट्स, वी एन इक्वल्स टू फाइन स्ट्रक्चर अल्फा जेड अपॉन एन, और ये जो अल्फा होता है इसको लाइट की स्पीड के टर्म्स में लिखेंगे, ये जो अल्फा होगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में 2 फैक्ट है। फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इसके बारे में 2 बातें मैं आपको बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, ये तो नंबर से इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी अल्फा का डायमेंशन किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी के। मतलब ये जो अल्फा होगा, द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, द डायमेंशन ऑफ द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, इट शुड बी इक्वल ऑफ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। पहली बात तो ये हुआ। और ये अल्फा की वैल्यू कितनी है? ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच। इसकी जो वैल्यू है आप रख लीजिए, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैं निकाल के दे, C अपॉन 137। Here C equals to speed of the light, speed of light. तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब देखिए Vn, यानी कोई किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी होगी? ये अल्फा की जगह मैंने लिख दिया C अपॉन 137 इंटू जेड अपॉन एन। तो इस कांस्टेंट के, वहां भी एक कांस्टेंट था उसके बारे में हमने बात किया, यहां एक कांस्टेंट जिसको फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है
C/137, C की वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी होती है, उसका 131.7। इस फॉर्मेट में याद रखने से क्या फ़ायदा होगा आपको बताता हूँ। चलिए अब यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। ये आपको क्या क्या बताता है। पहली चीज़ ये बता रहा है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो Vn हमारे पास आया है, Vn इक्वल्स टू C/137 Z/n। ये तो कांस्टेंट है ये, यानी ऑर्बिटल स्पीड मास से उसका कोई लेना देना नहीं है, मास से इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि वो कैंसिल हो गया था। यानी हैवियर मास हो चाहे लाइटर बॉडी, वैसे माइक्रोस्कोपिक लेवल में तो मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो फिर भी यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए कि मास पर डिपेंड नहीं करता, जबकि रेडियस करता है मास पर। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो ऑर्बिटल स्पीड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेट। अगर उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगा, ये चीज़ है। थर्ड जो है Vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर n की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसकी स्पीड V1, इसकी स्पीड V2, इसकी V3, तो जो लास्ट है ये n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3 ऐसा है। तो ये n की वैल्यू ज़्यादा है तो ये कम होगा, यानी न्यूक्लियस से जितनी डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी स्पीड उतनी ग्रेजुअली कम हो जाएगी, ये हमको बता रहा है। तो ये ऑर्बिटल स्पीड के बारे में 3 फैक्ट्स हैं। पहला फैक्ट तो ये है कि हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। एंड और ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है C/137, C द स्पीड ऑफ द लाइट, एंड द डायमेंशन ऑफ दिस फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट विल बी इक्वल ऑफ द डायमेंशन ऑफ द वेलोसिटी। ये दूसरी बात है, और ये 3 बातें। अब देखिए, अब ये 2 चीजें हमको मिल गई। अब देखिए इसके बारे में और कुछ बात कर लेते हैं, और क्या हो सकता है। देखिए, तो फाइनली आपको याद रखना है कि जो Vn होता है, ऑर्बिटल स्पीड इन nth ऑर्बिट विल बी फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट C/137 Z/n। ऐसा याद रखने से आपको फायदा क्या मिलेगा? अगर आपसे क्वेश्चन यह है, फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगा, आप तुरंत निकाल। तो जैसे मैं निकाल रहा हूं, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं लोवेस्ट ऑर्बिट, यानी इससे नीचे का ऑर्बिट होता नहीं है, लोवेस्ट ऑर्बिट ये है। तो उसमें स्पीड कितनी होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर उसकी स्पीड कितनी होगी, द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन लोवेस्ट ऑर्बिट विल बी, तो यहाँ Vn की जगह 1 रखोगे, और ये जो C स्पीड ऑफ लाइट है C/137 इंटू Z कितना होगा? अब Z फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम Z इक्वल्स टू हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1, और फर्स्ट ऑर्बिट बोला ये, तो ये कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है कि फाइंड द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए फर्स्ट ऑर्बिट इज द C/130, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो लाइट की स्पीड का 1/137 टाइम्स होगा। यानी लाइट की स्पीड से 137 को डिवाइड करते हो तो जो वैल्यू आएगी, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड करो 137 से तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट का मिल जाएगा। और जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होता जाएगा। देखो वैसे भी फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा, सेकेंड ऑर्बिट में क्या होगा, देखो n इक्वल्स टू 2, तो ये होगा V2, और ये C/137 हाइड्रोजन एटम के लिए Z हमेशा 1 होता है, और ये 2, तो V2 इक्वल्स टू जो हो जाएगा C/137 इंटू 2, इससे कर लो तो आएगा, यानी कम होते जाएगा ये। तो स्टूडेंट, अभी मैंने 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताया है।
रदरफोर्ड का जो बोहर्स पॉस्टुलेट, जो फर्स्ट बोहर्स पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट नंबर 1, जो क्लासिकल मॉडल को बोहर के क्वांटम मॉडल से ऐड करने से हमको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। क्या? रेडियस। तो वो दो चीज़ें मिली, उसको लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या मिली हमको? यहाँ लिख लीजिए आप। एक तो आर एन इक्वल्स टू आर नॉट की वैल्यू क्या आपको बताया था, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये ऐसा। और वी एन इक्वल्स टू सी अपॉन 137 जेड अपॉन एन। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ये दो चीज़ें हमको मिल गई। अब दो चीज़ें और बताता हूँ, वो है आपका व्हाट इज द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और फ्रीक्वेंसी। इसके बारे में बात करें तो कंप्लीट होगा। उसके बाद एनर्जी वाला टॉपिक मैं अलग से बताऊंगा मैं। तो इतनी चीज़ें हो गई, ये ब्रैकेट में लिख दिया, ये इसको याद रखना। अच्छा, आर नॉट की वैल्यू कितनी होती है? आर नॉट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और या फिर 53 पिकोमीटर, ये याद रखिए। इसका जो डायमेंशन होगा वो आर के इक्वल होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वी के इक्वल होगा। ये आपको नॉलेज हो गया होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं टाइम पीरियड। अब इसको ध्यान से देखिए, आप कैसे निकालेंगे टाइम पीरियड। अब आप बहुत ही कम समय में टाइम पीरियड निकाल लोगे, इतना याद होना चाहिए आपको। ये दो चीज़ें बनती है तो काफ़ी कुछ निकल जाएगा आपसे। अब हम लोग निकाल रहे हैं टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? वैसे हमारा यहाँ लिखे टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, राइट? सॉरी, ठीक से बना देता हूं, स्फेरिकल। देखिए स्टूडेंट, ये आपका ये सर्कुलर ऑर्बिट है, ये आपका जेडी है, और ये आपका आर है, और ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। इसकी ऑर्बिटल स्पीड वी एन है, ये आर एन इज द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी nth ऑर्बिट में उसका रेडियस कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, सब दिखाया है। चलिए, और यहाँ इसका मास है और ई है। तो हमको मालूम है वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब देखिए, आप बहुत जल्दी निकाल लोगे। अगर आपको एग्जाम में भी आएगा कि रेडियस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ कैसे वेरी करता है और एटॉमिक नंबर के साथ, ये आपको नॉलेज, अगर दो चीज़ों को नॉलेज है तो आप इसको भी निकाल लोगे। देखिए, तो टी, तो ये तो टोटल डिस्टेंस कवर बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये डिस्टेंस सर्कल में है, तो टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेरिमीटर, इसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा? ये सर्कल के फॉर्म में 2 पाई आर, आर का मतलब आर एन अपॉन वी एन। तो देखिए आप कितनी इजीली निकाल सकते हैं, 2 पाई और ये हो गया आर एन वी एन। आर एन की वैल्यू क्या है? इसको छोड़ दो, आर नॉट को, और ये सी अपॉन 130, ये कॉन्स्टेंट, इसको छोड़ दो, केवल आप इसको उठाइए। अब इसको देखिए तो कितना आ जाएगा? टी इक्वल्स टू 2 पाई, ये भी कॉन्स्टेंट है, इसको आर एन यानी एन स्क्वायर अपॉन जेड एंड डिवाइडेड बाई वी एन यानी जेड अपॉन एन। तो फाइनली आपके पास रिजल्ट क्या आने वाला है? देखिए, आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, ये 2 पाई को भी छोड़ दीजिए, तो कांस्टेंट है टी, ये 2 पाई को भी हटा दीजिए, तो यहां पर जो बच रहा है एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एन अपॉन जेड। तो टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कितना होगा? एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। तो यहां ब्रैकेट में एक और लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये आपका रेडियस है, वेलोसिटी है, ऑर्बिटल स्पीड है। मैं एक और निकाला, टी एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से वेरी करता है n⁻3 और उसके एटॉमिक नंबर से वेरी करता है, इन्वर्सली करता है ये। अब फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होगा 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी जो यहाँ का जो भी रिजल्ट है उसको उल्टा करके लिखना है। ये कांस्टेंट तो रहेगा, सम अदर कांस्टेंट होगा, रिवर्स करेंगे तो ये होगा जेड स्क्वायर अपॉन n⁻3।
तो स्टूडेंट, तो फाइनली मैं लिखता हूं कि आज के जो लेक्चर में जो मैंने आपको निकाल के दिखाया, जो एकेडमिक लेवल में और कॉम्पिटिटिव लेवल में आपको बहुत हेल्प करेगा, वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बार लिख देता हूं मैं। आज हम लोग का लेक्चर था, आज का लेक्चर का जो थीम था बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हमने 3 चीज़ों के बारे में 4 चीज़ें निकाली। पहला रेडियस, वेलोसिटी, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड लास्ट इज द फ्रीक्वेंसी। पीरियड निकल गया तो फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगा। मेन है फर्स्ट एंड सेकंड। तो आज का जो लेक्चर का जो कंक्लूजन है, आर एन इक्वल्स टू आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये पहली चीज ये मैंने बताया। क्लासिकल मॉडल, रदरफोर्ड के क्लासिकल मॉडल को बोहर के क्वांटाइजेशन फार्मूला के साथ ऐड करने से ये रिजल्ट आया। सेकंड है वी एन इक्वल्स टू सी अपॉन 137, सी द स्पीड ऑफ द लाइट, जेड अपॉन एन। सेकेंड रिजल्ट ये। थर्ड रिजल्ट क्या है? टाइम पीरियड जो वेरी करता है वो आपका कांस्टेंट इनटू n पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर। और फ्रीक्वेंसी, जिसको टाइम पीरियड बनता है फ्रीक्वेंसी को उल्टा कर दो तो ये होगा इस कांस्टेंट सम अदर कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर इज अपॉन n पावर 3। तो इतनी चीजें आप निकाल सकते हो। अब उसके बाद अगला हमारा जो लेक्चर होगा, मैंने अभी क्लासिकल मॉडल यानी जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है रिवॉल्विंग, वो एक कॉन्सेप्ट हुआ। और मैंने एंगुलर मोमेंटम, जो बोहर्स पोस्टुलेट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एक डिस्क्रीट एंगुलर मोमेंटम होता है, कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होता, बल्कि डिस्क्रीट। उस कॉन्सेप्ट को मैंने मिलाकर इतनी सारी चीज़ें निकाल दिया है, आर एन, वी एन, टी एन, एफ एन। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपको आ सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z1 नहीं रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में पूछा तो N1 2 3 लिखते जाओ। आर नॉट की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये जो है ना C अपॉन 137, इसको बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट। और इसका जो डायमेंशन होता है कांस्टेंट का, ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। इसका डायमेंशन रेडियस के इक्वल होता है। और फोर्थ चीज मैंने बताया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, द टाइम पीरियड वेरीज एज ए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n पावर 3 और उसके मास एटॉमिक नंबर के साथ 1 अपॉन जेड स्क्वायर। इन 4 चीजों को मैंने डिस्कस किया। बोहर्स पोस्टुलेट्स का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ द एनर्जी, जिसको मैक्स प्लैंक ने 20th सेंचुरी के स्टार्ट में दिया। बहुत ही रेवोल्यूशनरी फार्मूला था। उसको भी हम यूज करके एनर्जी के लिए फार्मूला निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं।